हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ाइफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं हम इस वीडियो में। और ये आपका शॉर्ट वीडियो रहेगा, फुल चैप्टर यहाँ पे करेंगे। और चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो कम से कम 45 से 50 मिनट्स यहाँ पर लगने वाले हैं हमें पूरा चैप्टर करने में। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से रिवीजन नोट्स रहेगा, रिवीजन वीडियो रहेगा। यहाँ इस वीडियो को देख के आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे अपना जो कुछ पढ़ा है एक शॉर्ट टाइम में। तो स्टूडेंट्स, चलिए चैप्टर नंबर शुरू करते हैं इसी के साथ। और अब दो फिनोमेना हमें यहाँ पर देखना है, एक तो रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। फर्स्ट फिनोमेना ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स, पहले हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे रिफ्रैक्शन पे। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन होता है जब लाइट किसी मीडियम से जाके एक स्मूथ सरफेस पे टकराती है और उस सरफेस से टकरा के फिर वापस उसी मीडियम में आ जाती है। तो इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसको पढ़ लेते हैं। द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन जो हमें पढ़ना है टोटली मिरर पे पढ़ना है। तो मिरर हमारे पास दो तरह के हैं। एक है हमारे पास प्लेन मिरर। प्लेन मिरर वही है जो मिरर हम डेली यूज़ करते हैं अपने घर पे सजने संवरने के लिए। और सेकंड है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर भी दो तरह के हैं हमारे पास। कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि जब लाइट कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ती है तो कॉन्वेक्स मिरर उस लाइट को डाइवर्ज कर देता है ना। और जब लाइट कॉन्केव मिरर पे पड़ती है, सेकंड मिरर है हमारा कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर लाइट को कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है, एक ही पॉइंट पे ला के कन्वर्ज करता है लाइट को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक मिरर ले लेते हैं, प्लेन मिरर, जिससे कि और चीज़ें समझ में आ जाए। ये हमारा प्लेन मिरर है और ये इसकी बैक साइड है। अब लाइट रे ये आई एक मीडियम में होती हुई और इस मिरर पे टकराई इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे इंसिडेंट पॉइंट। ये लाइट रे है, किसी सोर्स से आ रही है ये लाइट। अच्छा, ये जो लाइट आ रही है, ये जो रे है, इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। अब ये टकरा के यहाँ से वापस जाएगी, इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हुई है, रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, इंसिडेंट पॉइंट पे मिरर पे एक परपेंडिकुलर डाला जाएगा। इंसिडेंट पॉइंट से मिरर पे एक परपेंडिकुलर, इसको हम लोग, ये इमेजिनरी होता है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनता है, इसको हम कहते हैं एंगल आई। एंगल आई और एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनता है, इसको हम कहते हैं एंगल आर, और इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने यहाँ पर नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट पॉइंट, ये हमारा मिरर था, ये हमारा मिरर था, ये सारी बातें बताई। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने यहाँ पर समझा क्या होता है। जब किसी स्मूथ सरफेस पे लाइट टकराती है तो जिस मीडियम से वो जाती है वापस टकरा के उसी मीडियम में आ जाती है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों, चलिए अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास दो हैं। पहला लॉ हमारे पास है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर मिरर है, इस तरह से देखिए, ये मिरर है हमारे पास। अब क्या होगा, इस पर लाइट आएगी किसी सोर्स से, ये जो लाइट रे आई इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। अच्छा, यहाँ से इंसिडेंट पॉइंट मिलेगा हमें, और जहाँ पे ये हिट करेगी वो इंसिडेंट पॉइंट होगा, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी, इसको हम क्या कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और इसी पॉइंट पे एक नॉर्मल बनाएंगे हम, जो कि मिरर पे परपेंडिकुलर होगा, इसी पॉइंट से बनेगा नॉर्मल। ठीक है, मिरर पर परपेंडिकुलर है, ये हमारा हो गया नॉर्मल।
ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन में आएंगी, ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन में आएंगी, ठीक है, एक ही प्लेन में आएंगी, ठीक है। जैसे ये बोर्ड है तो ये रे आई, ये नॉर्मल, ठीक है, तीनों चीज़ें एक ही प्लेन में आएंगी। दूसरा लॉ जो है हमारे पास, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये जो एंगल आई होता है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो बनाती है एंगल आई, और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो बनाती है ये एंगल आर, ये दोनों एंगल क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे रिफ्लेक्शन में, ठीक है, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो दोनों लॉज हो गए हमारे रिफ्लेक्शन के। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर, तो स्टूडेंट्स प्लेन मिरर आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, प्लेन मिरर आपने 8th क्लास में ही पढ़ा होगा। और प्लेन मिरर अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमने पूरा चैप्टर ये कराया हुआ है, वो सारे वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप प्लेन मिरर पूरा देख सकते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह का होता है, कर्व सरफेस होता है इसका, और ये बैक साइड है, ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह का होता है, ये बैक साइड रहेगी इसकी, ठीक है। कर्व सरफेस इसका कुछ इस तरह से होगा। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं और दूसरे पॉइंट्स की। या इसके लिए हम लोग कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह का होता है, कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह का होता है ना। और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने ये एक कॉनकेव मिरर लिया हुआ है, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर का जो सेंटर होगा, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर का सेंटर होगा। असल में ये अगर हम इमेजिनरी स्फीयर बनाएं तो इस तरह से एक स्फीयर बन के आएगा, ये किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होगा, ऐसा हम इमेजिन करेंगे। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा और मिरर का जो सेंटर होगा, ये मिरर का सेंटर है ना, इन दोनों ही पॉइंट से होके जाने वाली लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो मिरर का जो सेंटर था इसको हम कहेंगे पोल, इसको हम कहेंगे पोल। और ये जो स्फीयर का सेंटर था, जो इमेजिनरी स्फीयर है उसका जो सेंटर है, इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, ये जो मिरर है, ये जो मिरर है, तो मिरर हम लोग मोस्टली गोल लेते हैं। तो इसको जब हम मिरर को रियल में सामने से देखेंगे, ये मिरर है हमारा, ये हमें ये यहाँ पर हमें फेस दिख रहा है अपना, तो ये जो मिरर है सामने से, तो ये चीज़ जो है इसकी, ये जो डायमीटर है इसका मिरर का, इसको हम कहते हैं एपरेचर, इसको हम कहते हैं एपरेचर, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर होगा, इसको यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहेंगे एपरेचर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फ्रंट पार्ट है मिरर का, फ्रंट, हम बिल्कुल सामने खड़े हैं और ये मिरर है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, इस डायमीटर को हम कहते हैं एपरेचर की, किस एपरेचर का है मिरर, ठीक है। एपरेचर से उसका साइज़ पता चलता है मिरर का किस साइज़ का है। तो पोल हो गया हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसी तरीके से कॉन्वेक्स में मिरर में भी इसी तरह से सारी चीज़ें रहेंगी। इसका अगर हम स्फीयर बनाए इमेजिनरी तो कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का, और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे मिरर का मिड, मिरर का सेंटर, और इन दोनों पॉइंट से होके जाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया आपके पास पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका एपरेचर है ना। और क्या चीज़ें रह गई? अच्छा, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होगा, ये होगा फोकस, ये होगा फोकस, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर कॉन्वेक्स में ये होगा फोकस, ये थोड़ा सा
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, और इसके बिल्कुल मिड में यहाँ पे फोकस। ठीक है। अच्छा, अब पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस है ये होगी हमारी फोकल लेंथ। क्या होगी? फोकल लेंथ। ठीक है, ये फोकल लेंथ। ऐसे यहाँ पर ये चीज़ फोकल लेंथ। ठीक है। अच्छा, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होगी, पोल से है ये डिस्टेंस, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होगी इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगी। ठीक है। तो फोकस हो गया, फोकल लेंथ हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई, एपरेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है, ठीक है, एपरेचर क्या होता है, ये सब हमें टर्म्स पता होनी चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नोट आप करते रहिएगा, ये बहुत ही जल्दी आपको कम टाइम में चैप्टर होने वाला है। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर कि इमेज फॉर्मेशन से पहले ये 3 रूल हम लोग जान लेते हैं कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस होते हुए जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है। अगर लाइट रे फोकस होती हुई आ रही है मिरर पे तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, यानी मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो वापस जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। अगर लाइट रे, नंबर 3 है यहाँ पर, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए आ रही है तो फिर वो जब वापस जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद तो सेंटर उसी पाथ पे वापस चली जाएगी, यानी कि मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए ही वापस जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर केस नंबर 1, यहाँ पर कॉनकेव मिरर हमने दिया हुआ है। दो इन्फिनिटी से जो रेजेज आती हैं वो पैरेलल होती हैं। इन्फिनिटी से ये रेजेज आ रही है, दोनों रेजेज हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए और आपस में वो पैरेलल है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पहली रे कहाँ से गई? फोकस होते हुए। रिफ्लेक्शन इसका हुआ, ये कहाँ से गई? फोकस हुए। दोनों कहाँ पे मीट करेंगी? दोनों मीट करेंगी फोकस पे। तो जहाँ पे मीट करेंगी वहीं पर इमेज बनती है। ये इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। ठीक है। केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड यानी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर की तरफ रखा हुआ है तो पहली रेस हम लोग ले जाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये जब रिफ्लेक्ट होके आएगी तो फोकस होते हुए। ठीक है। दूसरी रेस हम फोकस होते हुए ले जा रहे हैं, तब ये रिफ्लेक्ट होके आएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। दोनों कहाँ पे मीट कर रही हैं? इस पॉइंट पे। इमेज कहाँ बनेगी? इस पॉइंट पे। ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ सेकेंड केस में। और इमेज कैसी है? रियल है, इन्वर्टेड है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। ठीक है। सेकंड केस में इमेज कैसी बनती है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। चलिए थर्ड केस पे चलते हैं। केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट को हमें रखना है सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ये हमारी पहली रेस गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकरा के ये वापस आई। दूसरी रेस हम ले जाएंगे फोकस होते हुए, टकराई और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे दोनों रेस मीट करें, यहाँ पर बनेगी इमेज। तो इमेज बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाएगी। ठीक है। इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होगी। जब तक इमेज नीचे बनती रहे इमेज रियल है, इन्वर्टेड है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर थर्ड केस में इमेज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर बनी है। ठीक है। केस नंबर 4। केस नंबर 4 में हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है बिटवीन सी एंड एफ। पहली रेस हम ले जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, टकरा के ये वापस आई। दूसरी ले जाएंगे हम फोकस होते हुए, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे आई, दोनों यहाँ पे मीट करी। यहाँ पर बियॉन्ड सी चली गई है इमेज। ठीक है। इमेज सी के बाहर चली गई है। इमेज अभी भी रियल है, इन्वर्टेड है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो गई है इमेज। केस नंबर 5 हम यहाँ पर पढ़ते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट एफ, ऑब्जेक्ट को हमने एफ पे रख दिया है। पहली रेस फोकस होते हुए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस होते हुए वापस। दूसरी रेस हम ऐसी जगह से पे ले जाएंगे जिसकी सी सेंटर ऑफ कर्वेचर में हो, तो ये यहाँ पे हिट करेगी। तो मिरर क्या समझेगा कि ये रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए आ रही है, तो वो क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए वापस इसको भेज देगा। दोनों रेस पैरेलल जा रही हैं और ये इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी, ऐसा हम एजम्पशन लेंगे। तो इन्फिनिटी पे जाके इमेज बनेगी। इमेज अभी भी रियल है, इन्वर्टेड है और इनलार्ज हो गई है इमेज। इमेज बहुत बड़ी हो गई है। ठीक है। केस नंबर 6 एंड लास्ट केस कॉनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया है बिटवीन पोल एंड फोकस। तो यहाँ पर पहली रे हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये गई यहाँ टकराई, टकरा के ये वापस आई।
दूसरी रे हम ऐसी जगह पे ले जाएंगे कि मिरर पे ऐसी जगह पे हिट करें जो मिरर समझे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए ये आ रही है, तो मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए इसे वापस भेज दे। अब ये दोनों पैरेलल नहीं हैं, ये मीट नहीं करेंगी, तो हम इनको अपीयर टू मीट कराएंगे पीछे की तरफ, है ना, और यहाँ पे जाके मीट करेंगी, यहाँ इमेज बनेगी। लास्ट केस में इमेज बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो केस नंबर 6 यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर के हमने सारे केसेस देखे। ठीक है, अब हम कॉनकेव मिरर के यूजेस देखेंगे, नोट करिए। तो बच्चों यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, जल्दी से शॉर्ट में हम लोग देखते हैं। कॉनकेव मिरर का यूज़ टॉर्चेज में होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर का यूज़ हेडलाइट ऑफ कार्स में होता है या व्हीकल्स हम कह सकते हैं, जिससे कि लाइट कन्वर्ज हो जाए और लाइट हमें दूर तक अगर फेंकना है तो हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं हेडलाइट में। कॉनकेव मिरर का यूज़ सर्च लाइट में होता है। कॉनकेव मिरर्स का यूज़ डॉक्टर्स हेड मिरर में होता है, जो कि आपने देखा ही होगा। कॉनकेव मिरर्स का यूज़ सोलर फर्नेस में होता है। और यहीं पे हम लोग बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। ठीक है, तो स्टूडेंट साइन कन्वेंशन बहुत ही आसान है, आपको बस समझना है साइन कन्वेंशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल, ठीक है, तरीका है इसका। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब कॉनकेव मिरर को हमें बिल्कुल वाई एक्सिस की तरह ट्रीट करना है और प्रिंसिपल एक्सिस को हमें एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट करना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ़्ट साइड में रखना है, मिरर के लेफ़्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखना है, चाहे मिरर कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ़्ट साइड में रखना है और जो भी मेजरमेंट करना है वो पोल से करना है, जो भी मेजरमेंट करना है वो पोल से करना है। ठीक है, अब हम इमेज डिस्टेंस देख रहे हैं अगर, और पोल से हम मेज़र कर रहे हैं कि पोल से वो कितनी दूर है, तो हम इधर जाएंगे। अगर इमेज इधर बन रही है, अगर इमेज इधर बन रही है तो हम इधर मेज़र करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इधर मेज़र कर रहे हैं तो हमें वो मेजरमेंट पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अगर हम मेजरमेंट इधर कर रहे हैं, इमेज फॉर्म इधर हुई है, मान लीजिए लेफ़्ट साइड में हुई है इमेज फॉर्म, इधर मेजर कर रहे हैं तो इसको हम निगेटिव ले लेंगे। अब ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं तो हम इधर ही आएंगे, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट लेफ़्ट साइड में ही रखा है, तो हम ऑब्जेक्ट को हमेशा निगेटिव लेंगे जब हम फार्मूला का यूज़ करेंगे, मिरर फार्मूला का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम ऑब्जेक्ट की हाइट या इमेज की हाइट के लिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इमेज की हाइट के लिए, ठीक है, इमेज की हाइट के लिए, ऑब्जेक्ट की हाइट के लिए, ऑब्जेक्ट ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इसको हम निगेटिव लेंगे जब हम फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो बिल्कुल कार्टेशियन प्लेन की तरह है। ठीक है, ये ओरिजिन समझ लीजिए, ओरिजिन से इधर की तरफ पॉजिटिव, ओरिजिन से इधर की तरफ निगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ निगेटिव। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन बहुत ही आसान, लेफ्ट साइड में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि जो फोकल लेंथ होगी कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होगी, कॉनकेव की यहाँ पर लिख देते, कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होगी, निगेटिव होगी, और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होगी, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ ये हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी। अब इमेज डिस्टेंस हम पोल से मेजर कर लेंगे, जिस जगह भी हमारी इमेज बनेगी उसके हिसाब से इमेज पॉजिटिव या नेगेटिव ले लेंगे। इस तरीके से इमेज की हाइट हम पॉजिटिव या नेगेटिव ले लेंगे। साइन कन्वेंशन हमारी समझ में आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं मिरर फार्मूला की। तो मिरर फार्मूला हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मिरर फार्मूला लिख लेते हैं। मिरर फार्मूला, तो स्टूडेंट मिरर फार्मूला 1/f, f मतलब फोकल लेंथ, इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v मतलब इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर और u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। साइन कन्वेंशन यहाँ पर फॉर्मूला में लगाया जाएगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन हमें निकालना है ऐसे। मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या है, HI मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HO मतलब
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसी मैग्नीफिकेशन को हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू -v/u, ठीक है, इमेज डिस्टेंस माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा मैग्नीफिकेशन। अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो जल्दी नोट करिए, फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। चलिए स्टूडेंट्स, अब दो केसेस यहाँ पर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के भी देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो केस हैं। केस नंबर 1, यहाँ पर इन्फिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इन्फिनिटी से हमने पैरेलल रेजेस लिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। यहाँ पर ये रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है, ये रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर आएगी और ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर जाएगी। अब इनको अपीयर टू मीट कराएंगे, दोनों अपीयर टू मीट कर रही हैं फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज फोकस पे बनेगी, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, बहुत ज़्यादा छोटी होगी, ठीक है। सेकंड केस पे आते हैं। यहाँ पर सेकंड केस पे ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख दीजिए, एनीवेयर, ऑब्जेक्ट प्लेस एनीवेयर, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस एनीवेयर, ठीक है। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट प्लेस एनीवेयर, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रख दिया है। पहली रेज यहाँ से देखिए पैरेलल जा रही है और ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर गई, ठीक है। इसको हमने पीछे मीट कराएंगे, फोकस पे जाएगी, ठीक है। दूसरी रेज हमने ऐसे लिए कि ऐसी जगह पे हिट करी, ठीक है, उस मिरर के, तो मिरर को लगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी रास्ते वापस चली जाएगी। इसको पीछे की तरफ हम ले जाएंगे, दोनों रेज यहाँ पर अपीयर टू मीट हो रही हैं। इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। इमेज बन रही है पोल एंड फोकस के बीच में। और इसके बाद इन्फिनिटी को छोड़ के, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो फोकस से बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट कहीं और रखा है तो इमेज आपकी पोल एंड फोकस के बीच में ही बनेगी, इस मिरर में, यानी मतलब कॉन्वेक्स मिरर में। इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी हमेशा। उसके साथ यूजेस देख लेते हैं। यहाँ पर यूजेस क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। पहला यूज देखिए यहाँ पर कॉनकेव मिरर का, रियर व्यू मिरर है ये व्हीकल्स में, जो व्हीकल्स में साइड में मिरर लगे होते हैं पीछे का देखने के लिए, उस मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा शॉप, मतलब हमारी जो शॉप होती हैं, सॉरी, है ना, जो हमारी शॉप्स होती हैं दुकानों पे, मतलब एटीएम में सिक्योरिटी मिरर के तौर पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। तो यहाँ पर ये हमारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलिए दूसरे हाफ में जाते हैं और वहाँ पर हमें एक और फिनोमिना देखेंगे जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। तो बच्चों, रिफ्लेक्शन हो चुका है कंप्लीट और अब हम पढ़ने जा रहे सेकेंड फिनोमिना ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन क्या है? लाइट जब एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट कुछ बेंड हो जाती है और इसी बेंड होने के प्रोसेस को हम कहते हैं सेकंड फिनोमेना, यानी का मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम्स इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझते हैं इसको स्टूडेंट्स। ये हमने दो मीडियम ले रखे, ठीक है, ये हमने दो मीडियम ले लिए, ठीक है, ठीक। एक मीडियम ये हमारा M1 और ये हमारा सेकंड मीडियम M2। इसको हम थोड़ी देर के मान ले रहे हैं कि ये हमारा जो मीडियम है वो एयर है और ये जो मीडियम है हमारा वो वाटर है, ठीक है। तो ये जो वाटर है वो हमारा डेंसर मीडियम होगा और जो हमारा एयर है वो हमारा रेयरर मीडियम होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये लाइट रे आई, अब यहाँ से मीडियम चेंज होगा इस लाइट के लिए, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे इंसिडेंट पॉइंट और यहाँ पे बना लेंगे एक नॉर्मल इमेजिनरी रहेगा, ठीक है। अब इस लाइट रे को इस पाथ पे जाना था, लेकिन जैसे ही डेंसर मीडियम में एंटर करेगी लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और लाइट के इसी फिनोमिना को, ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, क्या हो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए, ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। क्या हो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए? तो चलिए यहाँ पर हमने एक टॉर्च रख दी है, ये
ये हमारी टॉर्चेस से बहुत सारी लाइट की रेजेस निकल रही हैं। ठीक है भाई, सही है बात। हमारी एक रे ये गई, अब यहाँ तक तो, यहाँ तक चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, यहाँ तक तो वो वाटर में चली। अब ये इंसिडेंट पॉइंट, और नॉर्मल तो इंसिडेंट पॉइंट पे ही आएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर रहेगा ये इस सरफेस पे। दो मीडियम जहाँ से एक दूसरे को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, ये उनका इंटरफेस जो है, उस इंटरफेस का जो सरफेस है वहाँ पे ये पैरेलल रहेगा नॉर्मल। अब लाइट को कैसे जाना चाहिए था, इस पाथ पे इसे जाना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, ये हो जाएगा इस बार हमारा एंगल आई, ये हो जाएगा हमारा एंगल आई, ठीक है। अब लाइट क्या करेगी, इस पाथ पे नहीं जाएगी, जैसे ही वो एयर में एंटर करेगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। इसको हम हटा देते हैं, ऐसा नहीं होगा। अब ये जो एंगल बनेगा, ये बनेगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये क्या बना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो सब बातें यहीं पे हो जा रही हैं, ये सारी बातें। ये एंगल कौन सा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यही इसी तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा रिफ्लेक्शन में ही बना था, और ये हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओ सॉरी, ये रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना अभी, तो वही चल रहा है, रिफ्रैक्शन होगा ये, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और सेम यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो स्टूडेंट्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो बिल्कुल फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह है, जैसे कि वहाँ से कॉपी किया हो, यहाँ पेस्ट कर दिया हो। मतलब क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन में आएंगी। सेकेंड लॉ यहाँ पर चेंज है, सेकेंड लॉ है हमारा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, ये वैल्यू जो मिलने वाली है वो कांस्टेंट मिलने वाली है किसी दो मीडियम के लिए, है ना। अगर हम कोई दो मीडियम लें, फिर आप एंगल आई और एंगल आर कुछ भी लो, जैसे कि हमारे पास ये एक मीडियम है, मीडियम 1, और ये हमारे पास एक मीडियम है, मीडियम 2। इसको हमने रेयरर मान रखा है, इसको हमने डेंसर मान लिया है, ठीक है। ये हमारा रेयरर मीडियम है, कोई भी, ये हमारा डेंसर मीडियम है। अब ये हमने नॉर्मल पहले ही बना ली। अब हम नॉर्मल के साथ एंगल आई ये ले रहे हैं, सपोज दैट, ठीक है। ये हमने एंगल आई लिया। अब यहाँ से ये बेंड होगी और ये हमारा एंगल आर आया, ठीक है। तो एंगल आई अपॉन साइन, इसका साइन लेना मैं साइन आई, यहाँ पर साइन आई और साइन आर, इन दोनों का यहाँ से एंगल आर का हमें लेना है साइन आर। तो इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालें, ठीक है, इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालें वो कांस्टेंट ही मिलने वाला है। यानी मतलब इसको हम I1 और इसको R1 कह देते हैं, इसको हम I1, इसको हम R1 कह दें। अब हम दूसरा एंगल I ले रहे हैं इसी दो मीडियम में, ठीक है। हमने एंगल I को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, एंगल I को थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, ये दूसरे मीडियम में जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। अब एंगल ये R2 मिला हमें, रिफ्रैक्शन जो हुआ उसकी वजह से हमें ये जो एंगल मिला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हमें R2 मिला, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमने कहा I2, इसको हमने कहा I2। अब हम साइन I2 अपॉन में साइन R2 ये वैल्यू निकालें, साइन R2, तो ये दोनों वैल्यू सेम आने वाली हैं, ये कांस्टेंट रहेगी वैल्यू। अब आप कोई भी एंगल I लीजिए, एंगल I आप कोई भी बनाइए, ठीक है, अब वो वैल्यू कांस्टेंट आने वाली है इन दो मीडियम के लिए। अगर मीडियम चेंज हो गया तो फिर ये चेंज होगी वैल्यू। तो इसीलिए कहा गया कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारा
सेकंड लॉ है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, दो मीडियम के लिए ये कांस्टेंट रहने वाली है वैल्यू। तो ये था हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोग चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए बच्चों बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक मीडियम का किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। सबसे पहले यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जिस मीडियम से लाइट जा रही हो, ठीक है, जैसे कि हमारे पास दो मीडियम है, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। मीडियम 1 से लाइट जा रही है, मीडियम 2 में लाइट जाएगी या जा रही है, अब ये जाने लगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाला जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाएगा मीडियम 2 का। किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा? विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, इतनी सी बात है। ठीक है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाएगा? मीडियम 2 का। किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा? मीडियम 1 के। ठीक है, अच्छा, ये इसका जो सिंबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो है n। ठीक है, अब यहाँ पे हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं? मीडियम 2 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीडियम 2। किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? मीडियम 1 के। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसमें लाइट की स्पीड, उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है उसको ऊपर लिखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ऑफ नहीं, इन मीडियम 1। ठीक है, अपॉन में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आपको? मीडियम 2 का। तो नीचे लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। बहुत बढ़िया, समझ में आया? यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। कितना लाइट बेंड हुई, इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो तरह से हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? किसी भी दो मीडियम का अदर देन वैक्यूम और एयर, वैक्यूम और एयर वाला मीडियम को छोड़ के किसी भी दो मीडियम हम लेंगे और उसमें से जिसमें लाइट जाएगी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। लेकिन हमें इसमें एयर और वैक्यूम वाला मीडियम नहीं लेना है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अदर देन वैक्यूम और एयर। अच्छा, एब्सोल्यूट, अच्छा फार्मूला यही रहेगा आपका। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर। यहाँ पर जिस मीडियम से लाइट जाएगी वो मीडियम एयर या वैक्यूम होता है, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि मतलब आपको मीडियम दिया जाएगा इस तरह से कि यहाँ पर एयर है और यहाँ वाटर है, तो पूछा जाएगा कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक है, जैसे एयर में जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और वाटर में स्पीड ऑफ लाइट है 2.25 मीटर, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए क्या है। ठीक है, क्या पूछा जाएगा कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए क्या है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है? वाटर का। किसके रेस्पेक्ट में? एयर का। अब हमें क्या करना है? स्पीड ऑफ लाइट एयर की यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट वाटर की यहाँ पे। जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसकी स्पीड ऑफ लाइट ऊपर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसकी स्पीड ऑफ लाइट नीचे। तो यहाँ पर फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 × 10⁸ और यहाँ लिख देंगे 3 नहीं, सॉरी यहाँ 3 थोड़ी है, यहाँ है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड यहाँ भी। अब ये 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास 3/2.25 और यहाँ पर इसको कैंसिल कर देते हैं।
डेसिमल हटा देते हैं, ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ आप 5 से काट दीजिए, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, यहाँ काट दीजिए फिर से 5 से, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 से काट दीजिए, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो ये क्या आ जाता है 4/3। क्या आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई एसआई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या आ रहा है एयर के रेस्पेक्ट में 4/3। तो स्टूडेंट्स ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम सीधे चलते हैं और बात करते हैं स्फेरिकल लेंसेज। लेंस, तो स्टूडेंट्स लेंस हमें 2 तरह के पढ़ने हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो स्टूडेंट्स लेंस जो है वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है जिसके दोनों सरफेसेस जो हैं वो कर्व्ड रहेंगे, तो लेंस हमारा कहलाएगा। अच्छा, कम से कम एक सरफेस भी कर्व्ड है तब भी लेंस हम कहेंगे, लेकिन हमारे कोर्स में जो लेंसेज हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव वो दोनों ही बोथ साइड कर्व रहेंगे, ठीक है। द ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाई 2 कर्व सरफेसेस इज कॉल्ड लेंस या आर कॉल्ड लेंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स लेंस एक लिया हुआ है, ये हमारा एक इमेजिनरी स्फीयर हो गया इस कर्व के लिए, और इस तरफ से जो कर्व है ये इसके लिए इमेजिनरी स्फीयर ये हो गया। इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर ये हो गया एक, इस इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर ये हो गया। ये हमारा लेंस का सेंटर है, इसको हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इस स्फीयर का सेंटर और इस स्फीयर के सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन है उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑप्टिकल सेंटर से इस सेंटर तक, स्फीयर के सेंटर तक, ये जो लेंथ है इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर थी इसका जो मिड पॉइंट है इसको हम कहेंगे फोकस, और ऑप्टिकल सेंटर से ये फोकस तक की जो डिस्टेंस है ये कहलाएगी लेंस की फोकल लेंथ। तो इतनी बातें हमारी क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। और सेम यही रहने वाला है कॉनकेव लेंस में भी। तो स्टूडेंट्स अब हम सीधे चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो स्टूडेंट्स इमेज कैसे फॉर्म्ड होती है, कॉन्वेक्स लेंस किस तरह से इमेज फॉर्म करता है, 6 केसेस हैं हमारे पास। चलिए एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख देते हैं। अब इन्फिनिटी से कैसी रेज आती हैं, पैरेलल रेज आती हैं, है ना। तो ये रेज आई पैरेलल, और हमने रेजेस को भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया हुआ है, ये रेज आई पैरेलल। अब क्या होगा अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो वो जब लेंस से पास होगी तो रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। जब लेंस से पास होगी तो रिफ्रैक्शन होगा, और वो बैंड होके कहाँ जाएगी, वो फोकस होते हुए जाएगी, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस होते हुए जाएगी। अब ये यहाँ से पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहाँ से चली जाएगी, फोकस होते हुए। ये भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ से होते हुए चली जाएगी, फोकस होते हुए। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पे, ठीक है। और ये इमेज कैसी होगी, ये रियल होगी इमेज एंड इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे। अब दूसरा केस क्या है कि ऑब्जेक्ट को रख देते हैं हम बियॉन्ड f2 f1। कहाँ रख देते हैं, बियॉन्ड 2 f1, ठीक है। अब एक रेज हम लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कहाँ होती हुई जाएगी, फोकस होते हुए जाएगी। और दूसरी रेज लेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर होते हुए, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर होते हुए जा रही है, इस तरह से ये जाएगी, ठीक है। दोनों रेस कहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे। इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी। इमेज यहाँ पे भी रियल है एंड इन्वर्टेड है, ठीक है, इन्वर्टेड है, नीचे लटकी हुई है, ठीक है, और रियल है। कहाँ बन रही है, f2 एंड 2f2 के बीच में, ठीक है, बिटवीन f2 एंड 2f2 इमेज फॉर्म्ड हो रही है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, बियॉन्ड 2f1 रखा था। इमेज कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, ये जो है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, इमेज का साइज़ की बात करें तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनी थी फर्स्ट केस में, अगर हम बात करें हाईली डिमिनिश्ड बनी थी। अब आ जाइए थर्ड केस पे, ऑब्जेक्ट को रख देते हैं हम 2f1 पे, ठीक है। पहली रेज हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से जाएगी, फोकस होते हुए। दूसरी रेज हम कहाँ से ले जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से,
ये ऑप्टिकल सेंटर होते हुए गई, कहाँ पे कट करा उसने, यहाँ पे। इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी। 2F2 पे इमेज बन गई, 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखा है। इस केस में जो इमेज है वो सेम साइज़, उसका जो साइज़ है सेम एज ऑब्जेक्ट है। इमेज का जो साइज़ है वो सेम एज ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। और अभी भी रियल है और इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा नंबर 3 पर केस था। अब नंबर 4 देखते हैं हम। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और 2F1 और F1 के बीच में रख देते हैं। पहली रेस हम कंसीडर करेंगे पैरेलल, कहाँ से होती हुई जाएगी, फोकस होती हुई, ठीक है। दूसरी रेस को हम कहाँ से ले जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे। ये जा रही है, कहाँ पे दोनों मीट कर रही हैं, यहाँ पर। इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई है, ठीक है। इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और कहाँ बन रही है इमेज, बियॉन्ड 2F2 बन रही है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, 2F1 एंड F1 के बीच में रखा हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा केस नंबर 4, ठीक है। और यहाँ पर भी रियल एंड इन्वर्टेड है इमेज, तो सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड ही आ रही है अभी तक, है ना। और अब इस केस में नंबर 4 में इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई है और ऑब्जेक्ट 2F1 एंड F1 के बीच में रखा गया है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं 5 नंबर पे। ऑब्जेक्ट को रख देते हैं हम F1 पे। अब पहली रेस हम कैसे कंसीडर करेंगे, पैरेलल कहाँ से होती हुई जाएगी, F2 से होती हुई। दूसरी रेस कहाँ कैसे कंसीडर करेंगे, जो ऑप्टिकल सेंटर होती हुई जाए, इस तरह से। ये दोनों रेजेस कैसी हैं, पैरेलल जा रही हैं, ठीक है, पैरेलल। तो ये कहाँ पे मीट करेंगे, इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगे। इमेज कैसी बन रही है, अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड है, इस केस में भी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और हाईली इनलार्ज हो गई है अभी ये, ठीक है, हाईली इनलार्ज, यानी मतलब इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, F1 पे रखा है। इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे जाके बनेगी और हाईली इनलार्ज इमेज बनेगी इस केस में, केस नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए केस नंबर 6 की बात करते हैं। केस नंबर 6 में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच। पहली रेज पैरेलल कहाँ से होती हुई जाएगी, फोकस होती हुई, ठीक है। अच्छा ये बताना ध्यान नहीं रहा कि जब रेज ऑप्टिकल सेंटर होते हुए जाती है तो वो उसी पाथ पे चलते चली जाती है, वहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये भी एक रूल है कि जब कोई रेज ऑप्टिकल सेंटर होते हुए जाए, ऑप्टिकल सेंटर होते हुए जाए तो वो रिफ्लेक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, बेंडिंग वहाँ पर नहीं होगी ऑप्टिकल सेंटर पे सिर्फ, है ना। अच्छा यहाँ पर पहली रेज हमने कंसीडर करी, 6 पे आते हैं लौट के, कैसी गई, फोकस होते हुए। दूसरी रेज हम कहाँ से ले जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर होते हुए सीधी चली जाएगी। अब ये तो पैरेलल भी नहीं है जो इन्फिनिटी में मीट करें, तो फिर हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और अपीयर टू मीट कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मीट करें और इस केस में ये पहला केस आया 6 नंबर, जहाँ पे हमारी इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और सीधी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा यहाँ पे लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। किस केस में, 6 केस में वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट बन गई है। जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी तरफ जो है इमेज फॉर्म्ड हुई है, ठीक है। तो ये हमारे 6 केसेस थे और जल्दी से आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास कॉन्केव लेंस है और कॉन्केव लेंस में सिर्फ 2 केसेस हैं किस तरह से इमेज फॉर्म्ड होती है, यहाँ पर देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा है, अब इन्फिनिटी से तो पैरेलल रेज आती हैं और ये पैरेलल रेज हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले ली हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये तो भाई डाइवर्जिंग लेंस है, ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, इस तरह से डाइवर्ज करेगा। तो हम इन रेजेस को फिर इमेज कैसे बनेगी, तो इनको हम अपीयर टू मीट कराएंगे। तो इस तरह की रेजेस जब अपीयर टू मीट होंगी तो वो फोकस पे ही होंगी, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल
आ रही हों तो उनका डाइवर्जन कुछ इस तरह से होगा कि उनको जब हम पीछे की तरफ मिलाएंगे तो फोकस पे मिलेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी यहाँ पे F1 पे, और इसका प्रिंसिपल फोकस यही है कॉन्केव का, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इमेज बनी है वो वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो कॉन्केव लेंस हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही देता है। तो F1 पे इमेज बनी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी। अब हम ऑब्जेक्ट को, ये हमारा केस नंबर 1, अब ऑब्जेक्ट को हम कहीं पर भी रख दें, ठीक है, लेफ्ट साइड में, लेंस के लेफ्ट साइड में कहीं पर भी रख दो, एनीवेयर। तो हमने यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट, है ना। अब पहली रेज हम कैसी कंसीडर करेंगे, पैरेलल। तो ये कहाँ से हो, ऐसे जाएगी, है ना, कुछ इस तरह से, इस तरह से जाएगी ये। तो इसको हम पीछे की तरफ लाएंगे तो फोकस होते हुए जाएगी। अब दूसरी रेज हम क्या करें, ऑप्टिकल सेंटर, है ना, कहाँ से ले जाएं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये रेज अगर ऑप्टिकल सेंटर से गई तो फिर ये सीधी चली जाएगी, रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये पीछे की तरफ अगर हम बढ़ाएं तो कहाँ पे दोनों रेज मीट कर रही हैं, यहाँ पे। इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे। इमेज कैसी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, और इस वाले केस में हाईली डिमिनिस्ड है, ठीक है। यहाँ पे इमेज कैसी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और अच्छा, एनीवेयर, कहीं पर भी जब भी आप रखोगे इन्फिनिटी को छोड़ के कॉन्केव लेंस के सामने, तो इमेज हमेशा F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी। इमेज इसी बीच में रहने वाली है, ठीक है। तो कहीं पर भी रखो आप। अच्छा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, और क्या है, रियल तो नहीं है, सॉरी, वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट है इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हमारे जो है कॉन्केव लेंस के 2 केसेस थे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन की, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन को बिल्कुल ऐसे ट्रीट करा करो जैसे कि कार्टेशियन प्लेन है। ये हमारा लेंस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसको ऐसे ट्रीट कर लो जैसे ये y है, और इसको ऐसे ट्रीट कर लो जैसे कि x है, ठीक है। अब ऑप्टिकल सेंटर से हमें मेजर करना है, ठीक है, इमेज डिस्टेंस का। अच्छा, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ़्ट साइड में ही रखेंगे हम लोग, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ़्ट साइड में रखेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से हम इस तरफ अगर मेजर करें तो उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, इस तरफ मेजर करें तो नेगेटिव ले लेंगे। ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ अगर हम कोई चीज़ मेज़र करें, इमेज की हाइट या ऑब्जेक्ट की हाइट, तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे। नीचे की तरफ अगर हम मेजर करें इमेज की हाइट या ऑब्जेक्ट की हाइट, तो उसको हम नेगेटिव ले लेंगे। बस ये हो गया साइन कन्वेंशन, ठीक है। उसी के साथ हम लोग लेंस फार्मूला यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, 1/f फोकल लेंथ ऑफ लेंस इक्वल टू 1/v, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर हम लेंगे लेंस फार्मूला, हमारे पास क्या है, -1/u, क्या है, -1/u, 1/v -1/u। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। तो ये लेंस फार्मूला है हमारा, ठीक है। साइन कन्वेंशन हो गया। इसी के साथ मैग्नीफिकेशन की बात कर लें तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है लेंस में, कैसे देखते हैं मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या है, ये तो रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसी के साथ हम मैग्नीफिकेशन को इस तरह से भी निकाल सकते हैं, v/u से भी निकाल सकते हैं, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये मैग्नीफिकेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमें करना पड़ेगा। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ रह गई है, उस पर और हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो है पावर ऑफ लेंस, ठीक है, पावर ऑफ लेंस। तो स्टूडेंट्स, पावर ऑफ लेंस क्या है, असल में ये रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ ऑफ लेंस की, ठीक है। अगर हम उस लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर दें तो वही बन जाती है लेंस की पावर, ठीक है। यानी का मतलब हम कह सकते हैं पावर इक्वल टू 1/4
फोकल लेंथ, लेकिन ये फोकल लेंथ जब हम लेंगे तो मीटर में लेंगे। किस में लेंगे फोकल लेंथ? मीटर में। तो ये क्या शो होगा आपको? पावर। अच्छा, इसका जो SI यूनिट है पावर का वो है डायोप्टर, ठीक है, और इसको हम D से दिखाते हैं। अच्छा, हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है ये, तो इसका जो पावर आता है, ठीक है, इसका जो पावर आता है वो पॉजिटिव आता है। कैसा आता है? पॉजिटिव, ठीक है। और हमारा जो कॉन्केव लेंस है इसकी जो पावर आती है वो नेगेटिव आती है, ठीक है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है। फोकल लेंथ है ना, ये फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ, और इसकी फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वो निगेटिव रहने वाली है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास पावर, और यहीं पर ये रिवीजन को हम कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 था शायद ये, है ना, मेरे ख्याल से, सॉरी, ये चैप्टर नंबर 10 था। तो चैप्टर नंबर 10 का ये जो रिवीजन था हमारा कंप्लीट हो गया शॉर्ट टाइम में, ठीक है। तो मेरी तरफ से बस यही दुआएं हैं कि आप लोग जो है अच्छे नंबरों से पास हों, 90 और 90 प्लस में आपके नंबर्स आएँ, ठीक है, और मैं आपके लिए दुआ करता रहूँगा, ठीक है। तो विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।